वेलकम फ्रेंड, आप सभी लोगों का स्वागत है। आज 5 दिसंबर है तो दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्कृत न्यूज़पेपर में टीटी मेंस और इंटरव्यू और कौन-कौन से न्यूज़ को कवर किया गया है, उसे हम लोग देखेंगे, आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरत है इसके लिए, आप लोग सहयोग करें। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में महत्वपूर्ण सुझाव के साथ-साथ जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उसका उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। लगातार आपको इससे इंटरनल आपका डेवलपमेंट होगा। साथ ही साथ बेल आइकन को भी आप लोग दबा लीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुँचे। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं सबसे पहले कि कुछ स्टूडेंट का क्यूरी था जिसमें बोला गया था कि एचपीएससी जो हरियाणा पीसीएस है या किसी भी पीसीएस को लेकर जो स्टेट पीसीएस है या यूपीएससी, तो क्या उसमें दैनिक जागरण न्यूज़पेपर एनालिसिस के मटेरियल काम करेंगे? तो बिल्कुल करेंगे। आप अपने सिलेबस के अनुसार चीज़ों को कवर कीजिए। सिलेबस आपका क्या कहता है, किस-किस पॉइंट को कवर करता है, उसमें दैनिक जागरण का जो भी एनालिसिस है, पेपर 1 का हो, पेपर 2 का हो, 3, 4 सभी आपको कहीं न कहीं टॉपिक में कवर होगा आपके सिलेबस में। बस आपको क्या करना है, हम लोग यूपीएससी स्टैंडर्ड मान के चलते हैं कि सभी सिलेबस के पॉइंट को यहाँ पर कवर करा दिया जाएगा। आप स्टेट पीसीएस वाले क्या करना है, जैसे बीपीएससी के हो, बिहार के हो, यूपी के हो, हरियाणा को है, पंजाब के हो या किसी स्टेट के भी और हो। आपको बस यह करना है कि उस टॉपिक से जो ऊपर टॉपिक लिखा रहता है, जैसे यहाँ पर मैंने टॉपिक लिखा है, क्योंकि कुछ बच्चों की क्वेरी रहती है तो उसे पहले सॉल्व आउट कर दूं मैं। जैसे ये टॉपिक लिखा हुआ है यूपीएससी का, यह यूपीएससी के टॉपिक को आपको अपने स्टेट पीसीएस में टैली कराना है। ये सिलेबस से टैली कराना है कि महिला हिंसा और साइबर सुरक्षा आपके किस पेपर में है। सभी स्टेट के अलग अलग पेपर है, किसी में 2 पेपर होते हैं जीएस के, किसी में 3 हो रहे, किसी में 4 हो रहे, किसी में 8 हो रहे हैं। तो आप अपने अपने सिलेबस के अनुसार इस टॉपिक को टैली कराएंगे। जहां पर होगा उस पेपर में आपको नोट्स बनाना है, उसके अनुसार काम करना है। निसंदेह आपको इससे लाभ होगा और निरंतर प्रयास कीजिए, देखिए कहीं ना कहीं आपको सफलता जरूर मिलेगी। और कोई भी क्वेरी हो तो ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा ताकि हमारी टीम की पहुंच आप तक आसान हो जाए। डाटा आता है, नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी होता है, तो हमारे हमारे जो टीम मेंबर है आपको कॉल बैक करेंगे, आपकी जो भी संबंधित समस्या है उसका समाधान ढूंढने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, संसद सत्र चल रहा है, बहुत सी चीजें अभी पॉजिटिव होंगी, नेगेटिव आपको नजर आएंगे, ठीक है ना। कि देश में संसद भवन में क्या होगा कि चर्चा परिचर्चा के दौरान बहुत सी चीजें होती है जिसके आधार पर हम पॉजिटिव नेगेटिव या सकारात्मक और नकारात्मक चीजों को देखते हैं, जिसमें राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों को उठाया जाता है और उसका समाधान ढूंढने का प्रयास किया जाता है, उसके लिए विधि विधान बनाया जाता है, साथ ही साथ संशोधन किए जाते हैं। ये सब कार्य गतिविधि देखने को मिलेगा भी। तो लगातार आप इस पर नजर बनाइएगा। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा यह आग्रह किया गया है कि चुनावी हार का गुस्सा संसद में न उतारे, अर्थात कहने का अर्थ है जो आचरण व्यवहार है, संसदीय मर्यादा, उसको कायम रखने की बात करते हैं। तो इससे संबंधित मुद्दे को याद रखिएगा, मैंने पहले भी कवर कर चुका हूं। संसद में हेट स्पीच का मुद्दा एक आता है तो उसे भी मैंने कवर कर लिया है। संसद में योग्यता संबंधी मुद्दे आते हैं, उसको भी मैंने कवर कर दिया है। और आचरण और व्यवहार, संसद का आचरण व्यवहार नियम क्या है उस पर भी मैं चर्चा कर चुका हूं। तो आप लोगों को क्या करना, पहले के वीडियो को जाकर देखना है और साथ ही साथ जो दैनिक जागरण न्यूज़पेपर एनालिसिस का जो की पॉइंट आप लोगों को दिया जाता है, जिसका प्राइस मात्र 999 रुपया रखा गया है, ठीक है ना, उसको जाके परचेज कीजिए। जो अभी तक नहीं किए हैं, परचेज करके उस पर जो की पॉइंट दिए जाते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट की पॉइंट है उसे आप लोग रीड कीजिए और उससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा। ये लगातार मैं ये बात बोलता हूँ इसलिए कि जो पैटर्न है यूपीएससी का या स्टेट पीसीएस का, उसी पैटर्न के अनुसार मैं इसे न्यूज़ को कवर करता हूँ। तो आप उसको जाकर देखिए और अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से टैली कराइएगा, आपको चीज़ें सॉल्व आउट होती हुई नजर आएंगी। क्लियर है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पीटी फैक्ट के पे ध्यान रखिएगा, जहां जहां विधानसभा चुनाव हुए हैं वहां पर आपको नई सरकार बनेगी तो
वहां पर सीएम का नाम आपको, पीएम का नाम, सॉरी पीएम मेंबर का नाम, राज्यपाल का नाम आप चर्चा में रहेगा। तो जो वनडे एग्जाम आप लोग देते हैं वहां पर इसके लिए आपको ध्यान रखना है, जहां जहां विधानसभा चुनाव हुआ वहां सबसे बड़ी पार्टी कौन जीत कर आई, तो ये सब आपको पीटी फैक्ट के तौर पर पूछा जा सकता है, या सीरीज बना के पूछा जा सकता है। जैसे ए बी सी डी सीरीज बना देगा, सीट की संख्या दे देगा और मिलान करने बोलेगा। तो इस प्रकार से भी आपको ध्यान रखना है, कवर करना है। क्लियर है? चलिए आगे हम बात करेंगे। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे आप लोग रखिएगा, आपको बहुत जगह यह उपयोग में आएगा। पीटी के तौर पर उपयोग होगा, मेंस में भी इसका उपयोग हो सकता है, प्रश्न यहाँ से पूछे जा सकते हैं, और इंटरव्यू में प्रश्न डायरेक्ट यहाँ से पूछे जाते हैं। जैसे महिला के बढ़ते अपराध कैसे आप प्रशासन में जाकर इसे ठीक कीजिएगा, तो आंकड़े रहेंगे आपके पास तो ही सही जस्टिफाई आंसर दे पाइएगा। ठीक है ना? तो इसलिए तीनों स्तर पर इस टॉपिक को अच्छे से आप लोग कीजिएगा, कवर कीजिएगा। चलिए बात करते हैं क्या क्या मुद्दे हैं। यह आपको टॉपिक आएगा यूपीएससी के पेपर 2 और 3 दोनों जगह यह काम करेगा। महिला हिंसा, साइबर सुरक्षा। साइबर सुरक्षा पेपर 3 में आएगा, महिला हिंसा पेपर 2 में आएगा। तो ध्यान रखिएगा, स्टेट पीसीएस वाले स्टूडेंट अपने अपने सिलेबस के अनुसार इसे टैली करेंगे। अब देखिए, देश में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा अपराधों जो बात हो रही है, अपराधों में 4% की वृद्धि दर्ज हुई है और हर घंटे लगभग 51 एफआईआर दर्ज होता है। तो कमेंट सेक्शन में बता देना है कि आप लोग को एफआईआर होता क्या है। इस पर पहले भी सभी पर चर्चा हो चुकी है। और जो नए स्टूडेंट है सर्च कीजिए, सर्च करना सीखिए, गूगल पर सर्च कीजिए एफआईआर, कुछ चीजें आएंगी तो उसे आप लोग कॉपी पेस्ट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन के बॉक्स में, ताकि बार बार आप लोग कीजिएगा, चीजें याद होने लगेंगी। ठीक है ना? हमारा पैटर्न पढ़ाने का कुछ और अलग है, ताकि आप लोग सर्ची बने, सर्च करके चीज़ों को सीखने की कोशिश करें, रटा रटाए चीज़ों पर मत रहिए। ठीक है ना? दो चार बातें सर्च करने के दौरान और भी सीखिएगा आप लोग। वहीं बच्चों के विरुद्ध अपराधों में 8.7% की बढ़ोतरी हुई। तो ये आंकड़े आपको दो तरीके से देखने को मिल रहा है। वहीं राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो जो है, ये चर्चा में हमेशा हमेशा रहता है। तो इस संस्था के बारे में आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, यह किस मंत्रालय का अधीन काम करता है, वर्तमान इसके निदेशक कौन है, आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष, सॉरी अध्यक्ष कौन होंगे राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो का, तो आपको ये चीजें बतानी है। अब राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साइबर अपराध के मामलों में कितना प्रतिशत हुआ? 24.4% की वृद्धि हुई। वहीं 2022 में गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम, जिसे यूएपीए कहते हम लोग हैं, इस पर भी मैं चर्चा कर चुका हूं पहले भी, कि 75% मामले जम्मू कश्मीर, मणिपुर, असम, उत्तर प्रदेश में दर्ज किए गए। तो 75 ऐसे मामले जो यूएपीए के तहत आते हैं, जिसमें देशद्रोह भी शामिल होता है। ध्यान रखिएगा, देशद्रोह के मामले में 25% मामले केवल बंगाल में दर्ज किए गए। तो ये सब आंकड़े हैं जो आपको एनसीआरबी के द्वारा दिया गया, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा। तो ये आंकड़े आपको रखने हैं। अब है महिलाओं के विरुद्ध अपराधों 3 वर्षों में लगातार वृद्धि हुई है। जैसे 2020 में आप देखते होंगे न्यूज में लगातार चर्चा में रहा है, वह मणिपुर का हमला घटना हो, बिहार का घटना हो, मैंने सभी पर चर्चा की है। उत्तर प्रदेश की, राजस्थान का हो, मध्य प्रदेश का हो, देश का कोई ऐसा कोना नहीं है जहां महिलाओं के साथ हिंसा नहीं होता है। हिंसा का रूप अलग अलग होता है, हिंसा की प्रकृति अलग अलग होती है। बहुत से हिंसा ऐसे जो हमारे न्यूज में आता भी नहीं है, जो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से हिंसाएं की जाती महिलाओं के साथ। तो स्थितियां भयावह और स्थितियां समाज निर्माण का दायित्व आप पर है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखिएगा। ये आंकड़े दिए गए, इस आंकड़े को थोड़ा दर्ज कर लेना, की पॉइंट दिया जाएगा तो आप उसको देख लीजिएगा। आंकड़ों को पढ़ने की क्या जरूरत है, बस तो 2-3 चीजें याद रखना है कि कितना प्रतिशत, जैसे महिलाओं के विरुद्ध जो अपराध हो रहे हैं उसमें 31.4% जो है पति या तो रिश्तेदारों के द्वारा क्रूरता की जाती है, उसके साथ हिंसा का कारण बना जाता है। 19.2% अपहरण के मामले देखने को मिलते हैं। वहीं 18.7% सील भंग करने के इरादे से हमला किया जाता है। ऐसा प्रोपस नहीं है कि उसका दुष्कर्म किया जाए, केवल सील भंग कर दिया जाए, ऐसी हिंसा भी देखने को मिलती है। पर जबकि 7.1% दुष्कर्म के मामले होते हैं। ध्यान रखिएगा, इसी संदर्भ में सबसे ज्यादा अधिक मामला कहाँ हुआ? दिल्ली में दर्ज किया गया, उसके बाद आपको दूसरे राज्यों में हुआ। तो दिल्ली में कितना हुआ? 144.4 जो है दर्ज की गई अधिकतम, जो दर्ज औसत दर्ज से कहीं अधिक है। औसत दर्ज करने का जो केस एफआईआर है 60
6.4 है। ध्यान रखिएगा। इसी तरह आंकड़े दिए गए हैं अपराध के मामले में। पंजीकृत अपराध दिल्ली में, उसके बाद यह आंकड़े अन्य राज्यों में बढ़ते हैं। जैसे सर्वाधिक संख्या के मामले में हम बात करें किन राज्यों में महिला के संदर्भ में अपराध हुए हैं, उसे भी हम लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है ना, एक सेकंड रुक जाइएगा। हाँ, चलिए। तो सबसे ज्यादा मामला उत्तर प्रदेश में हुआ, जिसमें संख्या बड़े है 65,63 दर्ज किए गए। इसके बाद महाराष्ट्र, राजस्थान, बंगाल, मध्य प्रदेश। तो ये आंकड़े आपको 5 राज्यों के संदर्भ में भी याद रखने हैं। कुल मिलाकर बात यहाँ हो रही है कि जो मामले साइबर अपराध में हो रहे हैं, उसमें कुल अपराधों में 64.8% धोखाधड़ी के उद्देश्य से किए गए। जैसे आप लोगों को फेक कॉल आता होगा, बहुत से साइबर क्राइम से कॉल बोलता होगा, मैं साइबर क्राइम से बोल रहा हूँ, IT सेल से बोल रहा हूँ, और आपने बहुत से नए नए तरीके अपना रहे हैं ये साइबर अपराध में। तो आपको क्या करना है, लालच में नहीं आना है। किसी प्रकार का अनजान कॉल आता है तो उसे थोड़ा सा एक्टिव मोड में आप लोग उसे देखिएगा, सुनिए, कहीं आपको ब्लैकमेल तो नहीं कर रहा है, किसी यौन उत्पीड़न से संबंधित आपको कॉल आएंगे। ठीक है ना, तो ये सब चीजें नए नए साइबर अपराध के उभर रहे हैं, तो आपको इसमें एक्टिव मोड में आपको काम करना होगा। कुल मिलाकर जो आंकड़े आए हैं इस बार के, उसको आपको राइट डाउन करना है। आपको की पॉइंट जो दिया जाएगा युक्ति आयुष के द्वारा, तो आप उसको वहां से भी कवर कर सकते हैं। चलिए आगे हम बात करेंगे। आगे नीचे आ जाएंगे। पीटी फैक्ट है, द्वारका में, दिल्ली के द्वारका में बनेंगे कुत्तों के लिए सहगृह। तो इसे पीटी फैक्ट के तौर पर आप लोग कवर कर लीजिए। ये स्टेट पीसीएस वाले एग्जाम में पूछा जाएगा। यूपीएससी में इस प्रकार के प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, पर स्टेट पीसीएस वाले या वनडे एग्जाम होंगे वहां पर इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। हाल ही में किस राज्य में, किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य में कुत्तों के लिए सहगृह आरंभ किया गया? तो नई दिल्ली आप लोग को याद रखना है, वहां पर इस प्रकार से आप लोग को उत्तर देना है। चलिए आगे हम बात करेंगे। शीतकालीन सत्र में पहले लोकसभा में पेश की गई महुआ की जो रिपोर्ट है अभी जारी नहीं की गई, पेश नहीं की गई है। ध्यान रखिएगा। हालांकि इनसे संबंधित जो मामला था उस पर मैं चर्चा किया हूं, और पैसे के बदले प्रश्न पूछे जाने वाले मामले में मोता जी आपको जो लोकसभा के संसदीय समिति आचार संहिता समिति है उसमें भी चल रहा था, जिन्होंने सिफारिश किया है, जो भाजपा सदस्य विनोद सोनकर इसके अध्यक्षता कर रहे हैं, इस आचार संहिता का सवाल पूछने के बदले पैसे लेने के आरोप में शिकायत की जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट तैयार की। महुआ को कटघरे में जो बंगाल के तृणमूल पार्टी है उसकी सदस्य हैं, ये खड़ा करते हुए लोकसभा उनके निष्कासन की सिफारिश की है। तो अब है कि जब भी प्रस्तुत होगा वो निष्कासन पर मुहर लगेगी, तो अमूमन बातें यही होगी कि महुआ मंत्री की कब घर वापसी कराई जाती है। क्योंकि देखिए, मैंने कभी आप लोग को बोला था कि जितना बड़ा पद होता है ना, पद आप लोग को दिया जाएगा, उतनी बड़ी योग्यता उतनी बड़ी जवाबदेहिता आपके साथ चलती है। जितना बड़ा पद होगा उतना बड़ा आपकी जवाबदेहिता भी चलती चलेगी। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, कार्य में नैतिकता होनी चाहिए, व्यवहार में नैतिकता होनी ही चाहिए, आचरण में व्यवहारिकता होनी चाहिए, जहां से झलके की जवाबदेही आपकी कैसे शासन प्रशासन के लिए इम्पोर्टेंट है। जरूरी नहीं है कि राजनीतिक जो कार्य कर रहे हैं, राजनीतिक में जुड़े हुए लोग के ही जो उत्तरदायित्व और जवाबदेहिता का प्रश्न उठता है। आप प्रशासक के तौर पर भी आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर आपके नज़र में ऐसे मामले आते हैं तो आपको जिस प्रकार से चीज़ें सॉल्व आउट करनी चाहिए, उसमें आपका उत्तरदायित्व क्या है, उसमें जवाबदेहिता क्या है, आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी का स्तर है वो किस तरीके से बदला होगा। तो ये सब चीज़ें सभी एक दूसरे से कोऑर्डिनेट है, और शासन प्रशासन में जो भी बदलाव होंगे उससे आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा, इस प्रकार से आप लोगों को चीजों को करनी है। अर्थव्यवस्था में पर्यटन का योगदान बढ़ाने का मसौदा 2023 प्रस्तुत किया गया है। अब यह है, ध्यान रखिएगा, इस पर कुछ न्यूज अपडेट होंगे तो आने वाले समय में हम इसे कवर करेंगे, जो है राष्ट्रीय पर्यटन नीति 2023। तो जल्द ही हम इस पर न्यूज कवर करेंगे, तो वेट करेंगे उस दिन का। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। चलिए, 71% ग्रामीण घरों में दिया गया जल का कनेक्शन, यह आपको रिपोर्ट आपको संसद के पटल पर बोला गया है। ध्यान रखिएगा, ये सब मामले संसद के पटल पर ही प्रस्तुत किए जाते हैं। तो आंकड़े आपको रखने हैं, जिसमें आपको ध्यान रखना है 9 राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, तेलंगाना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दादर नगर हवेली, दमन और दीव, पुडुचेरी की रिपोर्ट में 30 सितंबर तक के आंकड़े को बोला गया है कि सभी
ग्रामीण घरों में नल का कनेक्शन पहुंच गया है। बाकी शेष देश के 71% ग्रामीण जो घर है वहां पर आपको नल का कनेक्शन पहुंच चुका है। तो ये सब आंकड़े दिए गए हैं। जल जीवन मिशन आपको शुरुआत कब किया गया था, पीटी फैक्ट में याद रखिए 15 अगस्त 2019 को, और ये उस समय 233 करोड़ लगभग 17% ग्रामीण घरों में नल का कनेक्शन था। 29 नवंबर की रिपोर्ट जो आई है उसमें बात है कि तकरीबन 10.46 करोड़ अतिरिक्त ग्रामीण घरों में नल का कनेक्शन दिया गया। वर्तमान में 19.24 करोड़ ग्रामीण घरों में से आपको 3.69 करोड़ में अर्थात 71% घरों में आपको क्या हुआ, यह जल का नल अर्थात जल जीवन मिशन का जो पहुंच है स्थापित कर चुका है। तो ये सब पीटी फैक्ट है, इसे आप लोग जरूर देखिएगा, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर मैं अलग से एक न्यूज एनालिसिस करूंगा आप लोग के लिए, ठीक है ना। हालांकि आप लोग के लिए जो रील बनाया जा रहा है, शॉर्ट वीडियो बनाया जा रहा है, उसमें इसकी चर्चा की गई है, तो आप उसे भी देख सकते हैं। आप लोग सपोर्ट कीजिए, युक्ति आई उसको सपोर्ट कीजिए। जल्द ही कुछ टीम में जुड़ने वाले हैं लोग, और हम लोग प्रयास है कि आप लोग के लिए एनसीईआरटी टेस्ट, कुछ टेस्ट अवेलेबल करवाने का, जिसमें 50 से 60 टेस्ट के मॉड्यूल बनाने का प्रयास किया जा रहा है, उस पर काम हो रहा है, जिसमें हम लोग एनसीईआरटी टेस्ट लेंगे, सब्जेक्टिव वाइज टेस्ट, ये आपको क्लास वाइज टेस्ट होगा, जिसमें 6 से लेकर 12 तक के एनसीईआरटी के सभी सब्जेक्ट के चीज़ें शामिल की जाएगी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, ठीक है ना, इस तरह होंगे। फिर सेक्शनल टेस्ट आपको लिए जाएंगे, सेक्शनल टेस्ट जैसे हिस्ट्री के सेक्शनल टेस्ट होंगे, पॉलिटी के होंगे, ज्योग्राफी के होंगे, इसी तरह से फिर फुल लेंथ टेस्ट कराए जाएंगे आप लोग को। तो बहुत ही लो प्राइस में हम लोग चीज़ें अवेलेबल आप लोग को कराते हैं, आप लोग को पता है। तो हम लोग इसके लिए प्रयासरत पर कार्य हो रहा है, जल्द से जल्द हो सकता है 14 जनवरी से यह सेटअप आप लोग को अवेलेबल करा दिया जाएगा, कार्य हो रहा है। हालांकि इसके लिए हम लोग पहले ही आप लोग के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर ओपन करेंगे, और यह सिलेक्टिव होगा, ठीक है ना। कुछ स्टूडेंट होंगे, इस पर एक टेस्ट फ्री होगा, ठीक है ना, जिस पर हम लोग स्कॉलरशिप प्रोग्राम भी चलाएंगे, ठीक है, जिसमें स्कॉलरशिप प्रोग्राम में हम कुछ लोगों को जोड़ने का प्रयास करेंगे। जो जो 50 स्टूडेंट होंगे, उस 50 स्टूडेंट को हम अलग अलग मॉड्यूल में चेंज करेंगे, टॉप 50 को, उसके बाद जो स्टूडेंट आएंगे उसको हम लोग शामिल करेंगे। फुल पैकेज रहेगा यह इस बार बीपीएससी के लिए, ठीक है ना, तो इसको ध्यान में रखना है। और भी स्टेट के लिए भी हम लोग स्टार्ट करेंगे, यूपीएससी के लिए भी स्टार्ट होगा, तो धीरे धीरे हम चीज़ों को कवर करेंगे। अब है कि जलवायु परिवर्तन एजेंडे पर 57 अरब डॉलर की घोषणा, आपको ध्यान रखना है, यह यूपीएससी के जीएस पेपर जलवायु परिवर्तन संबंधी मुद्दे से जुड़ा है। जीएस पेपर थर्ड, सॉरी पेपर लिखना ही भूल गया मैं, पेपर थर्ड याद रखिएगा, जिसमें जलवायु परिवर्तन के मुद्दे हैं। पेपर 2 से भी आएंगे, सरकार की नीतियों से संबंधित टॉपिक में यह टॉपिक जुड़ सकता है। तो देखिए हुआ है क्या कि संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन जो कॉप हम लोग जितने बोलते हैं, 28 आपको दुबई में आयोजित की जा रही है। उसमें 4 दिन में जलवायु परिवर्तन के एजेंडे पर 57 अरब डॉलर की अधिक राशि की घोषणा की गई है। लगातार प्रयास यही होना चाहिए। देखिए मैं शुरुआत से ही बोलता हूँ कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा प्राकृतिक आवास है जहां पर हम वर्तमान में जीवंत रूप से जी रहे हैं। इसे जितना बेहतर बनाने का प्रयास किया जाएगा, उतना ही हम मानवीय सभ्यता को बचाने का प्रयास करेंगे। हालांकि आने वाले समय में भविष्य का द्वार ऐसे भी हो सकते हैं जहां पर अन्य ग्रह की भी खोज हो सकती है, जहां पर प्राकृतिक आवास होंगे, पर इतनी दूर वो होगी जहां पर हमारी पहुंच जाने में संसाधनों का ह्रास होगा। तो अतएव यह है कि जो भी हम लोग मानवीय ह्रास कर रहे हैं, प्राकृतिक ह्रास को उसका कर रहे हैं, दोहन कर रहे हैं, उसकी धीमी गति करें, और जो उसको संतुलन की स्थिति में कायम करें, तो पृथ्वी अपना पुनः चक्रण पुनः कर लेगी और हमें बेहतर वातावरण देगी। इसके लिए विकसित देश और विकासशील देश, अल्प विकसित देश के बीच द्वंद्व का युद्ध है। द्वंद्व का युद्ध मैं इसे बोलता हूँ, वैचारिक द्वंद्व की बात होती है, जहां पर विकसित देश विकासशील अवस्था से आगे बढ़ते हुए अपने विकसित स्वरूप में लाए, तो सारे विकास के मानक इन्होंने प्राप्त कर लिया। तो उनके द्वारा जो संसाधनों का ह्रास किया गया, तो वर्तमान में अल्प विकसित और विकासशील देश जब विकास की धारणा को ग्रहण किए हुए हैं, वो संसाधनों का हनन कर रहे हैं, तो इन विकसित देशों के द्वारा सपोर्ट नहीं किया जा रहा है इसे बैलेंस करने के लिए। यही सबसे बड़ा मुद्दा है।
जब हम सहभागी धारणा के साथ नहीं चलेंगे तो हम पृथ्वी का नेचुरल बैलेंस नहीं बना पाएंगे। तो इसी दिशा में आपको संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन जो कराया जाता है उसके लिए कोष का निर्माण किया गया था, जिसमें 100 आपको अरब डॉलर का निवेश करना था ताकि अल्प विकसित और विकासशील देशों को इसकी मदद की जाए। किस रूप से? आर्थिक रूप से, टेक्नोलॉजी के तौर पर हम नए नए संसाधनों को डेवलप कर सके और हम काम कर सके। उसी क्रम में बहुत दिनों से चर्चा पर चर्चा हो रही थी, पेरिस समझौते से ही हो रही थी। इस पर मैंने आप लोगों को वीडियो बनाया है पहले भी और की पॉइंट भी दे रखा है। कोप कोप 3 से लेकर 27 तक मैं चर्चा किया हूं। इस बार 28 जब इंड होगा तो उस दिन भी मैं पिछले वाले को ऐड कर दूंगा आप लोग के की पॉइंट में, ताकि आप फिर से उसे देख सके, समझ सके। इस मुद्दे पर आप ध्यान रखिएगा, क्या हुआ है। 57 अरब डॉलर का निवेश की बात की गई, जहां पर वित्त, स्वास्थ्य, भोजन, प्राकृतिक और ऊर्जा शामिल है मुद्दे। जलवायु प्रतिज्ञाओं को जो पर कॉप जो 28 का जो है अध्यक्ष जो है सुल्तान अल जावेद ने बताया कि उनका मानना है कि यहाँ कुछ विशेष हो रहा है। उन्हें उम्मीद है कि आशावाद है, वो दृढ़ निश्चय बढ़ा है, जिससे कोप 28 ऊर्जा पैकेज सही दिशा में बड़ा कदम है जो हम ऊर्जा पैकेज दे रहे हैं इसको लेकर। जलवायु प्रतिज्ञाओं में यूएई 30 अरब डॉलर का उत्प्रेरक फंड शुरू किया है। यह काफी असरदार होगा। हम प्राकृतिक जो समस्याओं का निदान ढूंढने के लिए जो प्रश्न कर रहे हैं उसके लिए यह लाभदायक होगा। साथ ही साथ वित्तीय सेवाओं, तेल और जहाजरानी उद्योग पर वैश्विक करों के जरिए अरबों डॉलर जुटाया जा सकता है। ये सब बातें पर चर्चा हो रही है। वहीं हिलरी क्लिंटन जो पूर्व के अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री रही और राष्ट्रपति के दौर की भी रही है प्रतिभागी, उनके द्वारा बोला गया है कि जलवायु परिवर्तन पर ऐसी नीतियां बनाई गई जो महिलाओं के जीवन को बेहतर बनाने में मदद करे या उसका लाभ मिले, या भारतीय महिलाओं को चुनौतियों को देखते हुए ध्यान में रखते हुए उनके द्वारा बातें की गई है। अमूमन विकासशील देशों में जितनी महिलाएं हैं तो उन देशों में अक्सर यह देखा जाता है कि नीतियां जो होती है वो एक तरफी हो जाती है, राज्य समर्थित नीतियां हो जाती है, जहां पर महिलाओं को अधिकार प्राप्त नहीं हो पाता। यह तो इसी संदर्भ में आपको हिलरी क्लिंटन के द्वारा बोला गया जो भी नीतियां बनाई जाए ऐसा नहीं कि महिलाओं का उत्थान प्रक्रिया ही रुक जाए, ठीक है ना। तो उसके लिए भी कार्य और गतिविधि ध्यान में रखना है। तो ये सब मुद्दे आपको चीजों को कवर करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग युक्ति आई इसको सपोर्ट कीजिए, टेलीग्राम चैनल पर भी आप लोगों को जोड़ने का प्रयास कीजिए। बहुत देखिए कभी कभी लगता है ना कि जो क्षमता के अनुसार आप लोगों को चीजें दी जा रही है ना, उतना आप लोग सहयोग नहीं कर रहे हैं। लोग वन लाइनर चीजों को कवर करते हैं। देखिए कि और नया मॉड्यूल हम लोग शुरू कर रहे हैं। आप लोग को बहुत सी चीजें दिए, बिना सपोर्ट के आप लोग हमें आगे नहीं बढ़ने दीजिएगा। मैं बहुत सी चीजें को इम्प्लीमेंट करने का प्रयास कर रहा हूं जिससे आपका अधिकतम लाभ प्राप्त हो। अब हम लोग वन लाइनर चीजों को कवर करने, जैसे वन लाइनर एक होगा उसके लिए 2-3 पॉइंट में उसकी आपको व्याख्या की रहेगी। यह हर महीने आप लोग को, जैसे नवंबर का आप लोग को 1 से 2 दिन में उपलब्ध कराए, दिसंबर का फिर उपलब्ध होगा, तो हर महीने आप लोग को ये चीजें दी जाएंगी। तो आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए। आप लोग करेंट का टॉपिक, सब्जेक्टिव टॉपिक सभी पर दिया जाएगा। तो आप लोगों को इसके लिए कुछ चीजें करनी होगी, सहयोग करनी होगी हमें। यूट्यूब चैनल पर हमें सब्सक्राइब संख्या निश्चित नहीं हो पा रही, 4000 मात्र है, और ऐसे ही टेलीग्राम पर 2200 के आसपास है। तो आप इसे जरूर बढ़ाने का प्रयास कीजिए, सहयोग करने का अपने व्हाट्सएप स्टेटस में लगाइए। देखिए ऐसा नहीं आप समझिए कि आपके मित्र, आपके सहयोगी अगर चैनल को देख लेंगे तो आपकी चयन प्रक्रिया में बाधा हो जाएगी। मुझे तो ऐसा ही लगता है कि आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं किसी दोस्त को बता दूंगा तो मैं अवसर नहीं प्राप्त करूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं। जिनको जितना क्षमता है उसके अनुसार उनकी रिजल्ट आपको आएगी। आप मेहनत बस कीजिए, चीज़ों को सॉल्व आउट करने का प्रयास कीजिए, आपका सिलेक्शन होगा। हमारा सपोर्ट कीजिएगा तो लाभ यह होगा कि हम अधिक ब्रॉड आएंगे, ब्रॉड लेवल पाएंगे, तो चीज़ें सक्षम होकर आपके सामने आएंगे। अभी हम बैक में काम कर रहे हैं, फिर कुछ कुछ दिनों के बाद फ्रंट में आके काम करना शुरू कर देंगे, क्योंकि बाध्यता हो जाती है ऐसे। तो इसलिए कम से कम संख्या इतनी तो होनी चाहिए जिसके आधार पर हम फ्रंट पर आकर काम कर सके। तो इसके लिए आप लोग की सहयोग आवश्यकता। मैं चाहता हूं कि जल्द से जल्द फ्रंट पर आकर स्मार्ट टीवी पर आकर चेहरा दिखाकर आप लोग को वीडियो एनालिसिस करूं, क्लासेज लूं। तो ये सब चीज़ें तभी होंगी जब
संख्या एक सम्मानित संख्या आ जाए। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए पीटी फैक्ट, यहाँ से भी आप लोग को याद रखना है। पीटी फैक्ट यहाँ से प्रश्न पूछेगा, मणिपुर में जो एक जोरम पीपुल्स मूवमेंट है, जिसे हम लोग जेड पी एम कहते हैं, सॉरी जेड एम एस पी एम लिखा गया है, जेड पी एम, यह पार्टी बनकर आई है और 2/3 बहुमत लाई है। 27 लगभग, देखिए यहाँ पर कितनी सीट थी, 40 में से 27 सीट लाई है। तो ध्यान रखिएगा, स्पष्ट बहुमत है 2/3। तो अब यह सरकार बनाएंगी। और यह पहले पूर्व आईएएस है, लाल दुहोमा, तो याद रखिएगा पूर्व आईएएस भी रहे हैं और इंदिरा गांधी के सहयोगी भी रहे हैं, कभी किसी दौर में उनके सुरक्षा में रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, इन सब चीज़ों को लेकर कुछ पीटी फैक्ट है, उसे देख लीजिएगा, आपको प्रश्न पूछा जाएगा। और सीटों की बात करें हम चुनाव रिजल्ट के, तो 27 सीटें लाई हैं जेडपीएम के द्वारा। मिजो नेशनल फ्रंट की सत्ता से बाहर कर दिया है। वहीं जो एमएनएफ के महज 10 सीटें प्राप्त हुई, जो मिजो फ्रंट है उसको, और उसके अलावा भाजपा को 2 सीटें, कांग्रेस को 1 सीटें प्राप्त हुई। तो ध्यान रखिएगा 27, 10, 2 और 1, तो इस तरीके से आप लोगों को ध्यान रखना है कि सीटें वर्गीकृत हुई है। तो इसे चुनाव नतीजे के तौर पर आप लोग पीटी फैक्ट याद रखिएगा। चलिए आगे हम बात करेंगे। देखिए बिहार में उधार के पैसे से बच्चों को दिया जा रहा मध्याह्न भोजन जो दिया जाता है, मिड डे मील योजना जो चल रही है, देखिए केस स्टडी के तौर पे इसे भी ध्यान रखिएगा। इस बार इंटरव्यू जो 67 का हुआ था, उसमें कुछ स्टूडेंट से मैंने पूछा भी था। क्या पूछा था? सरकार की जो योजनाएं हैं, कल्याणकारी योजनाएं हैं, वहां पर वित्त की समस्या देखी जाती है। वित्त की समस्या देखी जाती है, जिससे पेंशन जो है, पेंशन है या तो वेतन है, यह भी प्रभावित होता है। तो ध्यान रखिएगा, वित्त का प्रबंधन बिहार में कैसे किया जाए, कैसे एसेट निर्माण किया जाए या राज्य को अतिरिक्त वित्त उपलब्ध हो। तो इसके लिए मैक्सिमम स्टूडेंटों का जवाब बेहतर नहीं हो पाता। रीजन क्योंकि वो चीज़ों को है ना करंट से जोड़ के देख नहीं पाते। अब आपसे यह प्रश्न पूछा जाएगा तो आप जरूर दे पाइएगा। अब बिहार में देखिए वित्त नहीं है, तो वित्त को बढ़ाने के लिए क्या कर सकता है? सरकार अपने पर्यटन को बढ़ावा दे सकता है, जिसमें हम एसेट निर्माण कर सकते हैं। अपने उद्योग को, कृषि उद्योग को या कृषि प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा दे सकता है। तीसरा स्टेप, जो उद्योग है, कुटीर उद्योग है, उनको और भी बेहतर प्रबंधन किया जा सकता है। कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करते हुए हम उद्योगपतियों को है ना यहाँ पर बुला सकते हैं। हालांकि इस पर कार्य प्रगति बहुत हुई है, लगातार इस पर कार्य किए जा रहे हैं, फिर भी हम अपेक्षा अनुसार चीजों को लेकर बढ़ेंगे तो बेहतर प्रबंधन होगा। साथ ही साथ एक चीज और करनी होगी, राज्य में कौशल विकास को बढ़ावा देना होगा। राज्य में जो भी युवा वर्ग है उनको कौशल विकसित करवानी होगी उसके अंदर, अब उनको साइंटिफिक तरीके से उनका मैनेजमेंट करना होगा। अब ब्रेन ड्रेन जो हो रहा है उसे रोकने का प्रयास किया जाना होगा। तो कुल मिलाकर जब हम अल्पकालिक और दीर्घकालिक योजनाओं को लागू करेंगे तो बिहार में पूंजी की कमी नहीं होगी। और हम और भी विकल्प तलाश सकते हैं समय अनुसार देख देख के। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आंकड़े जो आ रहे हैं इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि संकट से जूझ रहा है 70,333 जो प्राथमिक विद्यालय में लगभग 1,12,00,000 बच्चों को दोपहर का भोजन मिलता है। शिक्षा विभाग ने राज्य की योजनाओं का अनुमोदन 300 करोड़ रुपये लिए है। अर्थात कहने का मतलब है कोई एक्स विभाग का पैसा इस विभाग में आ रहा है, कोई वाई विभाग का पैसा इस विभाग में आ रहा है। तो अर्थात कहने का मतलब इसकी पूर्ति के लिए हम किसी अन्य विभाग के पैसे की कटौती कर रहे हैं। तो मैंने याद है कि कभी बोला था मुफ्त की जो चीजें दी जाती हैं उनका अगर वित्त बेहतर ना हो, प्रबंधन बेहतर ना हो, तो उसको वो क्या करेगा, अन्य योजनाओं में जो निर्धारित पैसे उसकी ही पूर्ति इसमें की जाएगी। क्योंकि राज्य के पास देखिए एसेट निश्चित है, 100 रुपया है तो 100 रुपया खर्च करनी है, ठीक है ना, 100 रुपया उसकी आय है तो 100 रुपया खर्च करनी है। तो खर्च करने के लिए विभिन्न चीजें जो 100 रुपया आवंटित की जाती है अन्य विभागों में, अन्य मंत्रालयों में, ध्यान रखिएगा, तो सबके अपनी अपनी राशि आवंटित कर दी जाती है। अब मान लीजिए किसी में केंद्र प्रायोजित योजना नहीं प्राप्त हो रहा है या राज्यों को वित्त का आवंटन हो, तो अन्य विभाग से वो पैसा पूर्ति की जाएगी। तो यही समस्या उत्पन्न हो जाती है जब राज्य अतिरिक्त रूप से पैसे पूंजी निर्माण करने की उसमें क्षमता नहीं होती है।
अब 100 के बदले उसके पास पूंजी निर्माण करके मान लीजिए 20 या 25 रुपया अतिरिक्त होता है, तो इसकी पूंजी यहाँ इन्वेस्ट कर दी जाती है ना। यही मैं बार बार बोलता हूँ, किसी भी राज्य के लिए, किसी भी संस्था के लिए अपने एसेट निर्माण करने की कला होनी चाहिए। तो यह जो विधा होगी, इससे बहुत सी समस्याओं को सॉर्ट आउट किया जा सकता है। अगर यह अतिरिक्त पूंजी अगर उनके पास होगी तो वो मुफ्त की चीजें भी दे पाएंगे। केवल पानी, बिजली ये सब ही मुफ्त नहीं मिलेगी, हमें और भी सुविधाएं मुफ्त मिल सकती हैं। पर राज्य में उतनी क्षमता होनी चाहिए, राज्य के निर्माण में वित्त का प्रबंधन बेहतर होना चाहिए, तो चीजें होंगी। अब ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री पोषण योजना में बिहार के लिए लगभग 33,354 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई थी। केंद्रांश के रूप में 2,500 करोड़ रुपए बनता है और बिहार को लगभग 854 करोड़ रुपया राज्य ध्यान देना होता है, जो पूर्ति नहीं हो पा रही है। ध्यान रखिएगा, यही मामला फंसा हुआ है। अब केंद्रीय संकट से विद्यालयों को लाभान्वित बच्चों को दोपहर का भोजन देने मुश्किलें बढ़ा दी है। 2,12,000 रसोइयों का प्रतिमाह जो मानदेय वो भी आफत आ गया, वो भी पहुंच नहीं हो पा रही है। तो यही ध्यान रखिएगा, शिक्षा विभाग को 300 करोड़ रुपये मध्य से लेना पड़ा। तो सोच के देखिएगा, मध्याह्न भोजन खाना खिलाने के शिक्षा विभाग को जो आवंटित किए गए थे पैसा अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, वो वहां से पैसा इसको दिया गया। तो यह केस स्टडी समझाता है कि आपके शासन प्रशासन को चलाने के लिए वित्तीय प्रबंधन इंपॉर्टेंट है, तो वित्त का प्रबंधन आपको बेहतर करना होगा। कुल मिलाकर समझिएगा, आगे हम बढ़ते हैं। देखिए, सिलक्यारा हादसा जो हुआ, जिसमें 41 श्रमिकों को बाहर निकाला गया, जीवंत बाहर निकाला गया, यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपके राष्ट्रीय मुद्दे में आया प्रश्न पूछेगा, और 68 बीपीएससी जो देने वाले हैं इंटरव्यू, जिनका रिजल्ट आया है, वो इस टॉपिक को अच्छे से करके जाइएगा, क्योंकि प्रश्न यहाँ से आपको लगातार पूछे जाएंगे। सिलक्यारा हादसा क्या था, जिसमें आपदा प्रबंधन को लेकर प्रश्न पूछा जाएगा। आपदा प्रबंधन का लेयर क्या है, राष्ट्रीय स्तर पर कैसे कार्य करता है, आपको राज्य के स्तर पर क्या करता है, जिला के स्तर पर कैसे कार्य करता है, तीनों तरीके से पूछेगा। तो ध्यान रखिएगा। हालांकि इस पेपर में दैनिक जागरण की यही खूबी है कि बेहतर प्रबंधन के साथ चीजें देता है, जैसे ऐसे काम करता है। आप इस ग्राफ को देखिएगा, समझ में आ जाएगा चीजें। केंद्र स्तर पर जैसे काम क्या करता है, राज्य के स्तर पर कैसे काम करता है, ये सब चीजें आपको दी हुई है, इसे आप लोग देखिएगा, ठीक है ना, कि केंद्र के स्तर पर, राज्य के स्तर पर, जिला प्रशासन, पंचायत के स्तर पर, नगर पालिका के स्तर पर कैसे काम करता है। हालांकि जिला प्रशासन 3 वर्गों में यह बटा हुआ है, पर जिला प्रशासन, पंचायत और नगर पालिका दोनों टैग होती है साथ में, इसलिए इस चीज को समझिएगा। यहाँ से यहाँ तक की चीजें अच्छे से देखिएगा। आज आपदा प्रबंधन को लेकर बातें परिचर्चा की गई है, ध्यान रखिएगा। कुछ चीजों को मैंने यहाँ पर कवर कर दिया है, जिसे आप लोगों को ध्यान रखना है। 2000 से लेकर 2019 तक आपको लगभग 7348 आपदाएं विश्व में आई है, यूएन की रिपोर्ट कहती है। और ध्यान रखिएगा, वैश्विक स्तर पर आपदाएं आई है 1980 से लेकर 1999 के बीच में लगभग 4000, तो 3000 अतिरिक्त आप देखते हैं बढ़ोतरी हुई है। 91% आपदाएं जो होती है बाढ़, तूफान, अत्यधिक गर्मी, सूखा, जंगल में आग लगने की वजह से आई है, जो पिछले 20 वर्ष के दौरान यह देखने को मिली है। 12 लाख लोगों की जान गंवानी पड़ी इस आपदाओं में। 4 अरब आबादी प्रभावित हुई विश्व की, यह विश्व की स्थिति है। अब भारत में समझने का प्रयास कीजिएगा, कैसे हम भारत में नीति योजनाएं बनाते हैं। एनडीएम अर्थात जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है, मैनेजमेंट है, ध्यान रखिएगा, वो आपको 2005 के अधिनियम से आता है और इसकी अध्यक्षता पीएम करते हैं। आपदा आने पर इसकी प्रभावी देखरेख में कार्य होता है। अब आपदा मित्र के तौर पर हम लोग क्या देखते हैं, सब आंकड़े हैं, थोड़ा सा देख लेना है, समझ लेना है, इसका की पॉइंट आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए अब आगे हम बात करेंगे। जापान का चर्चा हुआ है, सभी चीजें का आपदाएं दी गई है। अब इसका पेपर आप लोगों को दिया जाता है अंडरलाइन, तो एक बार जरूर रीड कर लीजिएगा, की नोट्स अपडेट होने से पहले चीजों को अच्छे से कवर कर सकेंगे। अब देखिएगा, मणिपुर में नई सुबह हुई है, आवाज हुई है, जो यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट है, जो केंद्र और राज्य के साथ एक समझौता किया, हथियार डाल दिया और राज्य के समान धारा में आ गया। इस प्रकार से उग्रवादी पंथपंथी जो होती है, सोच वाली विचारधारा होती है, वो कहीं ना कहीं, मैंने कभी बातें बोला था, आप कितना भी उग्र विवाद क्यों नहीं कर ले, सभी समस्याओं का समाधान लोकतांत्रिक तरीके से ही किया जा सकता है। मैंने हमास और इजराइल के मामले में यह बात बोली थी,
कमेंट सेक्शन में बच्चे बताना आप लोग, क्या मैंने ये सब बात बोला है कि नहीं बोला। आप कितना भी आपका उद्देश्य किसी भी संदर्भ में समाज कल्याण क्यों नहीं हो, हथियार के बल पर आप करते हो तो आपको लोकतांत्रिक आधार पर कभी भी सही नहीं माना जाएगा, ठीक है ना। हालांकि आज़ादी से पहले जो चीज़ें थी वो अलग धारणाएं थी, क्योंकि हमें किसी राज्य से गुलामी अपनी वापस लेनी थी। पर वर्तमान संदर्भ में ये बात की जा रही है कि हम एक राज्य के तौर पर हैं, ठीक है ना। राज्य के तौर पर राज्य के तौर पर हमारी भूमिका कैसे निर्धारित होती है, लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर। तो लोकतांत्रिक मूल्य के आधार पर आप कितने भी सभा समितियां बना लीजिए, आप विरोध प्रदर्शन कर लीजिए, वो जायज होगा, वो नाजायज नहीं कहलाएगा। पर जैसे ही आप उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हथियार के बल पर समर्थन हासिल करना चाहते हैं या उद्देश्य पूर्ति करना चाहते हैं, तो आपकी इसकी कभी भी हामी नहीं मिलेगी एक लोकतांत्रिक उद्देश्य के संदर्भ में या लोकतांत्रिक संदर्भ के समझ में। ऐसा इसका एग्जाम्पल मैंने अफगानिस्तान के मामले में दिया था। तालिबान अपने मुद्दे को लेकर बिल्कुल स्पष्ट हो सकता है कि हम अपने तालिबानी भाइयों को, तालिबानी बहनों को बेहतर शासन प्रशासन देंगे, पर यह लोकतांत्रिक विश्व के संदर्भ में यह सही नहीं होगा। तो इससे कोई बेहतर राष्ट्र है ना जो लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देता है, मानवीय बढ़ावा देता है, वो इनसे संबंध बनाने से दूरी बनाएगा कि हम इससे संबंध नहीं बनाएंगे। नहीं तो आइडियोलॉजी का क्लैश होता है, इस संदर्भ को समझिएगा। राष्ट्रीय स्तर पर भी यही होता है। तो ये चीजें आपको आजादी के संदर्भ में भी देखने को मिलता है। पूर्वोत्तर में बहुत से विभिन्न मांगों को लेकर हिंसक आंदोलन हुए। इन आंदोलनों की पृष्ठभूमि में अलगाववादी संगठनों ने गठन किया और ये अलगाववादी संगठन जो है पूर्वोत्तर में तैनात रक्षा जो सुरक्षा बल है उनके विरुद्ध कठोर हिंसक कार्रवाई की, गोली बारूद हुआ, बहुत सी हिंसाएं हुई। जैसे आप देखते होंगे माओवादी का भी कॉन्सेप्ट आप समझते होंगे, मैंने पहले भी चर्चा की। तो इसको लेकर चिंताएं हमेशा रही हैं और धीरे धीरे चीजें, अब देखिए कुछ वर्ष के बाद ही 20-25 वर्ष के बाद भी इस प्रकार की हिंसाएं समान रूप से स्वतः समाप्त हो जाएगी। क्यों? क्योंकि देखिए जनता है ना, जनता सजग हो रही है, संबल हो रही है, वो बेहतर जीवन की आस में कार्य दायित्व अपना निर्वहन कर रही है। देखिए इतना मुफ्त की बातें हुई फिर भी उन राज्यों में सरकारें बनी जहां पर मुफ्त की चीजें कम बांटी गई। तो ध्यान रखिएगा। तो राज्य ने लोकतांत्रिक मूल्यों, राज्य के लोग लोकतांत्रिक मूल्यों को बल दे रहे हैं, आसान जीवन जीने के लिए अवसर तलाश रहे हैं। इस प्रकार की जो भ्रामक जो विचारधारा है वो कहीं ना कहीं क्लैश हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा और लोग उन्नति और विकास के मार्ग पर चलेंगे, ठीक ना। जिसका जीता जागता एग्जाम्पल जम्मू कश्मीर का आप ले सकते हैं। जम्मू कश्मीर 370 हटने से पूर्व कितना हिंसक हुआ करता था, डेली कुछ ना कुछ न्यूज आता था, पर विकास के मानक वहां ऐसे तय किए गए जहां पर वहां के ही लोग बोल रहे हैं हम लोगों ने गलतियां कर दी। आप जाके वीडियो देखिए, सोशल मीडिया पर आप लोगों को रिव्यू पड़ा हुआ है, वहां पर लाइव आप लोगों को दिखाया जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप हुआ है और उससे लोग कैसे बेहतर चीजों को कनेक्ट कर पा रहे हैं। और उस वक्त भी मैंने उससे पहले भी आप लोगों को बताया था, 370 के हटाने से पहले भी अगर कश्मीर की समस्या का समाधान ढूंढना है तो वहां पर विकास के मानक को तय करना होगा। अगर वर्तमान में मानक मान लीजिए 1 है तो मानक 20 कर दीजिए, तो जो जनता वहां की है ना ऑटोमेटिक उस चीज को समझेगी कि हमारा हमारा जो हित किधर होगा, ठीक है ना। तो ये चीजें वहां इम्प्लीमेंट हो रही है। तो जम्मू कश्मीर के लोग भी बेहतर जीवन यापन जीने के लिए अच्छे माहौल को क्रिएट कर रहे हैं। और वही लाल चौक का आप घटना देखिए जाके जम्मू कश्मीर का 370 से पहले और 370 के बाद, इसलिए कि वहाँ विकास के मानक तय किए जा रहे, बेहतर प्रबंधन के लाइटिंग हो, तो लोगों को नजर आता है कि वर्तमान दुनिया कहाँ है, देश कहाँ है, तो उसके साथ अपने जीवन यापन जीने के लिए सहभागी प्रवृत्ति को डेवलप करते हैं। ऐसे ही इन राज्यों की भी बात होगी। इतना विकास दीजिए पूर्वोत्तर राज्यों में, तो जो जनता है, वहाँ की जनता है जो कई किसी भी विषय में कभी कालखंड में अपने समान विचारधारा से विचलित हो गई है। तो वो विचारधारा विचलित हो गई तो उसको हम शस्त्र के बल पर नहीं ला सकते। सिंपल सा लॉजिक समझिए, उन्हें केवल विकास के व्यापक पैमाने को दिखाकर ही ला सकते हैं, उनको सुविधाएं अधिक से अधिक देकर, तो ऑटोमेटिक उनका ट्रांसफर इधर हो जाएगा। जब इधर से वो हिंसक स्वरूप में गए तो उधर से भी इधर आ सकते हैं ना। तो यहाँ पर चीजों को देखिएगा, यहाँ पर संसाधनों का बेहतर प्रबंधन कर ही हम बेहतर समाज का निर्माण कर सकते हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं।
देखिए आगे क्या बात करना, हिमालय में भंगुरता और आधुनिक विकास की बात हो रही है, तो इस पर चर्चा परिचर्चा एक छोटा छोटा सा वीडियो देख लेंगे। आपदा वही उत्तराखंड का सिलकियारा जो सुरंग घटना हुआ उसी के संदर्भ में बात हो रही है, जिसमें भारत सरकार, राज्य सरकार, विभिन्न संबंधित एजेंसियां, इस क्षेत्र में बेहतर विशेषज्ञ टीम ने मदद कर 41 कर्मियों को बचा लिया। टीम वर्क और आपदा प्रबंधन लेकर भारत में यह चर्चा परिचर्चा और बढ़ती मांग जो हो रही है, ताकत समझा रही है। एनडीआरएफ की बात करें, एसडीआरएफ की बात करें, डीडीएमआर की बात करें, भारतीय सेना, राज्य केंद्रित एजेंसियां सभी ने रेड हॉल खनन विशेषज्ञों की टीम जो भी है, आईटीबीपी आदि सभी ने क्या किया, निरंतर प्रयास, दृढ़ संकल्प, साथ ही साथ मजदूरों का एक जो धैर्य था वो भी कहीं ना कहीं इसमें काम किया। नहीं तो पैनिक स्थिति अगर होती तो यह जो आज हम लोग खुशी का चीज मना रहे हैं वो नहीं हो पाता, ठीक है ना। तो 4.5 किलोमीटर लंबी वाले सिलक्यारा बल जो बड़कोट सुरंग है, उद्देश्य उत्तराखंड के का 4 धाम यात्रा सुरंग बनाना था। इस निर्माण का कार्य नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के जिम्मे था। उस यह घटना घट गई मानवीय हस्तक्षेप और लापरवाही के साथ। हिमालय भंगुरता का आकलन अर्थात अंदर से ढीली पड़ रही है, कहने का अंत भंगुरता का मतलब यही है। हिमालय का ठोस बाहरी आवरण अंदरी आवरण में कहीं अंतर है, इसी कारण यह घटना पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए बहुत सी बातें की गई है। हिमालय का निर्माण कैसे हुआ इसके बारे में यहाँ पर चर्चा किया गया। 11 करोड़ वर्ष क्या था, तैतीस सागर था, ये सब चर्चा हुई है वर्तमान तक, इसे आप लोग देख लीजिएगा। हिमालय का निर्माण पहले तैतीस सागर था, वहाँ पर हिमालय का निर्माण 33 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ। धरती का एक जमीन टुकड़ा पेंजिया था जो एक दूसरे से टकराया, वहाँ 17 करोड़ वर्ष पूर्व पेंजिया दो टुकड़े लारेसिया एवं गोंडवाना लैंड टूट गया। इसके बाद लारेसिया क्या होता, टूटकर उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया का कुछ भाग बने। वहीं गोंडवाना टूटने के बाद इंडियन प्लेट उत्तरी दिशा में यूरेशियन प्लेट से टकराया, जिसके बाद इसी से तैतीस सागर से जुड़ता गया और निरंतर उसमें क्या हुए, जमा सेडिमेंट्री रॉक अर्थात जो रॉक थे वो जैसे रेत थे, पत्थर थे या अन्य मलबे जो फोल्डिंग प्रक्रिया के अनुसार वो एक साथ जुड़ते गए। 5 करोड़ वर्ष पूर्व हिमालय की श्रृंखलाओं का निर्माण किया। तो ये कहाँ 11 करोड़ से प्रक्रिया प्रारंभ हुई, या 5 करोड़ वर्ष पूर्व ऐसी घटना हुई जहाँ पर सिकुड़ते हुए हिमालय पुनरावृत्ति वर्तमान स्वरूप में प्राप्त हुआ। नवीनतम यह पर्वत श्रेणी है, ध्यान रखिएगा, और यह वर्तमान में भी आगे बढ़ रहा है क्योंकि यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट एक दूसरे से अभी भी एक दूसरे पर खिसक कर नजदीक आ रही है, जिससे अभी भी इसे नवीनतम प्लेट हम लोग कहते हैं। ध्यान रखिएगा, जो घटना हुई, भूस्खलन की घटना हुई है, यह लगता है वर्तमान घटना नहीं, वो बहुत से लंबे चौड़े घटनाओं का परिणाम भी है। उससे पहले बहुत सी घटनाएं हो चुकी हैं इन हिमालयन क्षेत्र में, जैसे शिलोंग में हम 1897 का ले सकते हैं, 1905 में कांगड़ा का ले सकते हैं, 1934 में बिहार नेपाल भूकंप जो था, 1950 में असम, 1991 में उत्तरकाशी, 1999 चमोली, 2015 में नेपाल की भूकंप। एक लंबी श्रृंखला है हिमालय का जो रेंज है उसमें, ठीक है ना। उसमें आपदाओं के संदर्भ में हम बात करें तो 2023 में भारतीय भूस्खलन एटलस के अनुसार क्या है कि देश में 12.6% जो भूभाग है भूस्खलन के प्रति संवेदनशील है, जिसमें लगभग 66.5% उत्तर पश्चिम और 18.8% उत्तर पूर्वी हिमालय क्षेत्र से संबंधित है। तो उत्तर पश्चिम हिमालय कौन होगा, मुझे बताइए कौन कौन राज्य आएंगे उत्तर पश्चिम हिमालय में, और उत्तर पूर्व हिमालयन के में कौन कौन से राज्य आएंगे या केंद्र शासित प्रदेश आएंगे, सभी का चर्चा मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। चलिए आगे हम बात करते हैं इसी के संदर्भ में। ग्लेशियर लेक आउटब्रस्ट फ्लड जो हुआ था हाल ही में सिक्किम में, वो भी बहुत सारा जल भराव कारण ये सब चीजें हुई थी। तो घटनाएं लगातार होती है। वर्तमान में लोगों को समझना चाहिए कि यह धारणा बन चुकी है विकास जरूरी है, जिससे लोगों को रोजगार मिलेगा, क्षेत्र में तरक्की होगी, लोगों की खुशहाली आएगी। परंतु यह विकास का मानक क्या होगा, विकास यही है जो वर्तमान घटना होती है, या हम अत्यधिक संसाधनों का दोहन कर लेते हैं, जिससे प्राकृतिक अपनी चीजों को मेंटेन करने का प्रयास करती है। तो यह कहीं ना कहीं हम दोहरे स्थिति में है कि विकास क्या है, विकास का वर्तमान स्वरूप ही विकास माना जाए जहां पर प्राकृतिक आपदाएं निरंतर बढ़ी है, या हम उस विकास को माने जहां पर प्राकृतिक आपदाएं नहीं आती है अंकुश, तो सेवाओं की आपूर्ति बेहतर नहीं हो पाएगी। ये भी एक दो रूप है, तो इसे समझने का प्रयास किए, वास्तविक परिभाषा पढ़े। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा विकास को हम कैसे देखें, विकास को का किन रूपों को हम
समझने का प्रयास करें, इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करें, क्योंकि यह इंटरव्यू का भी प्रश्न होता है, डेवलपमेंट क्या होता है, आप विकास किसे कहिएगा, ठीक है ना। प्राकृतिक सम्मुख बातें होंगी वो विकास है, या प्रकृति को उसका शोषण करके, उसका दोहन करके हम विकास के मानक तय कर रहे हैं, वो विकास है। इस चीज को समझिएगा, नहीं तो बातें कहीं बढ़ जाएगी। तो चलिए फिर कल हम लोग मिलते हैं एक नए न्यूज एनालिसिस के साथ। तब तक युक्ति आइस के साथ आप लोग बने रहिए, सपोर्ट कीजिए और ऐप जरूर डाउनलोड कीजिए। ऐप आप लोगों को कमेंट सेक्शन बॉक्स में दिया रहता है लिंक उसके, तो लिंक आप डाउनलोड कर लीजिएगा, देखिए। चलिए धन्यवाद, जय हिंद।